जब आम आदमी पार्टी बनी तो केजरीवाल इन्होंने जो कवि है कुमार विश्वास से कविताएं गवा के पार्टी खड़ी कर ली। कांग्रेस डूबती हुई नाव थी। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को लाके कविताएं गवा गवा के, गीत गवा गवा के बाहर चौकीदार अपने आप को खड़ा कर लिया। बीजेपी ने अपने कितने ही भोजपुरी गायकों को, जिसमें मनोज तिवारी, निरहुआ और वो दूसरा बहुत सारे नाचने वाले, गाने वाले, हेमा मालिनी से लेके कंगना रनावत से लेके और पता ना कितने सारे लोगों को बुला बुला कर उनसे कहा कि एमएलए एमपी बनिए, आप काम भी करिए लेकिन प्रचार प्रसार भी करिए, क्योंकि इनके कहने से प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। वक्ता 10 जगह बोल के आए कि ये कार्य हमारी सरकार ने किए हैं, उन्हें कोई नहीं गिनता। गायक एक बार उस चीज़ का महिमा मंडन कर देना तो वो दिमाग में रहता है। तो यहाँ ये भी नहीं हुआ। और दूसरा ये कि जब नेतृत्व आगे सौंपने की बात आती है तो कुछ लोगों ने आकाश जी का विरोध किया, कुछ लोगों ने स्वागत किया। स्वागत करने में लोग ज़्यादा थे, विरोध करने में थोड़ा कम थे, लेकिन वो भी आ जाते अगर आकाश के साथ साथ में अगर 1-2 और वक्ता भी नए जवान लड़के अगर लिए जाते, उनको भी कुछ जिम्मेदारी दी जाती तो सब स्वीकार करते। लेकिन या तो बहन जी या फिर आकाश, दो लोग रहे। अब वो उनका भतीजा है, उन्होंने उसे आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हर व्यक्ति अपने खून के लिए करता है, हर व्यक्ति अपने लिए करता है। और पार्टियों में भी ऐसा हुआ है तो इस बात को ज़्यादा नहीं रख सकते कि उन्होंने भतीजे को आगे क्यों किया है या आगे क्या है, होना चाहिए था। लेकिन 1-2 व्यक्ति और भी होना चाहिए था जो उनके साथ रहता और कहता। अब कांग्रेस में देखिए आप कितने सारे जवान लोग चले गए, आप बीजेपी में देखिए कितने सारे जवान लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। आप आम आदमी पार्टी में देखिए राघव चड्ढा है, ये 30-30, 35-35 साल के लोग हैं, इनको आगे बढ़ा के और चलो भी काम करो। भाई सीट बहुत सारी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सबको मुखिया बनाया जाए, मुखिया बहन जी रहें, लेकिन फिर भी कुछ युवाओं को चेहरे दिखाने चाहिए थे कि ये हमारे जवान चेहरे हैं जो बोलने में भी अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, हमारे पास भी है। तो मुख्य कारण क्या यही कारण है? नहीं, मुख्य कारण तो बहुत सारे कारण हैं। मैं तो जो छोटे छोटे कारण हैं मैं आपको वो गिना रहा हूँ। ये कारण क्या रहे हैं ये तो वो बता सकते हैं जिन्होंने सरकार में टिकट बांटे, जिन्होंने लड़ाया चुनाव, जिन्होंने रणनीति बनाई। मैं तो वोट वाला हूँ, वोट दे सकता हूँ, मुझसे ऐसे सवाल ना पूछें, लेकिन फिर भी आपने पूछे तो मैंने बता दिए। अच्छा, तो अभी सरकार किसकी मान सकते हो? सरकार देखिए 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगी अपना बहुमत कौन सिद्ध करता है। पलटूराम किधर पलटी मारते हैं। क्या अगर पलटूराम अपनी जगह सही है तो पलटी मारना उनके लिए ठीक रहेगा? देखिए मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस को अगर नीतीश कुमार ये कहें कि मुझे उसका प्रधानमंत्री का पद दे दो तो कांग्रेस को दे देना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए। जैसा कि कांग्रेस एक बार बार कहती रही कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर संविधान को बचाना है तो आप नीतीश को प्रधानमंत्री बना दो, बोल दो भी हमारी तरफ से नीतीश प्रधानमंत्री, लेकिन आए हमारे साथ, बीजेपी नहीं आएगी, बच गया संविधान। तो क्या अकेले नीतीश के आने से सरकार बन जाएगी? देखिए नीतीश के पास काफ़ी वोटें हैं, उसके साथ में और भी छोटे छोटे निर्दलीय हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। उनसे भी जैसा कांग्रेस कहती रही है कि हमारे संपर्क में हैं, उन्हें भी अच्छे अच्छे पद दिए जाएं, क्योंकि सेंटर का मामला है, बहुत सारे पद हैं, एक मंत्रालय भी देंगे तब भी अपने सब समा जाएंगे, सब आ जाएंगे। लेकिन सरकार बनानी है, संविधान बचाना है अगर कांग्रेस कहती है तो कांग्रेस को साम दाम दंड भेद अपनाकर कांग्रेस बीजेपी को रोकना चाहिए। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने दें और अगले 5 साल का इंतजार करें, तो अगले 5 साल में कांग्रेस बीजेपी इनके जो अच्छे अच्छे नेता हैं, जो अच्छे अच्छे एमपी निकल के आए हैं, उन्हें सब तोड़ लेगी, सबको जेल में डलवा देगी, इतना डर बैठा देगी कि बीजेपी अगली बार को कांग्रेस से टिकट लेने के लिए भी लोगों को डर लगेगा। बात यहाँ अटकी हुई है। अब कांग्रेस को जीतना है, कांग्रेस को लड़ना है, कांग्रेस को रहना है, तो कांग्रेस को साम दाम दंड भेद अपनाकर चाहे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को जो पद चाहे वो पद देकर किसी भी हालात में बीजेपी की सरकार बनने से रोकना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है। तो अब अगर जो है सरकार बनाने के लिए उन्होंने समझौता कर भी लिया
तो क्या ये सरकार 5 साल तक चल जाएगी? देखिए, क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। समझौते की सरकार समझौतों पे चलती है, चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और आने वाले समय में क्या होता है ये अलग बात है। अरे आज किसी को अटैक हो जाए, सबके वैक्सीन लगी हुई है। वैक्सीन लगने के कारण ये है कि न्यूज़ ने और लोगों ने बता दिया है कि जिनको कोविशील्ड लगी है वो कभी भी हार्ट अटैक होकर मर सकते हैं। तो मरने को कल कौन मर जाए इसका पता थोड़ा ही है। अच्छा, एक बात मेरी समझ में आई, बहुजन समाज पार्टी, बहुजनों की पार्टी, जी बहुजनों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी में जो ओबीसी की कैटेगरी हैं, जो ओबीसी का बहुत बड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में, जैसे यादव वोट है, शाक्य वोट है, कुर्मी वोट है, यहाँ तक कि जाट वोट भी है। गुजरों को तो खैर उन्होंने बहुत कुछ दिया है, वो भी नोएडा के गुजरों को, तो उनको भी साथ लेना होगा। जब मान्यवर काशीराम जी थे और जब उन्होंने सरकार बनवाई थी और चलवाई थी तो उनके नेता सभी जातियों के नेता थे। सोनेलाल कुशवाहा, सोनेलाल पटेल से लेके और मौर्यों से लेके शाक्य, सब नेता थे और वो सब अपना नेता काशीराम जी को मानते थे, उन पर विश्वास करते थे और उनकी जाति के लोग उनको वोट देते थे उनके कहने पर। लेकिन बहन जी के आने के बाद में ये चीज़ ख़त्म हो गई। बहन जी के आने के बाद में चाहे वो सोनेलाल पटेल की बेटी हों, सोनेलाल पटेल खुद भी हों, उसके बाद में मौर्य वोट उनसे चला गया क्योंकि जो उनके मौर्य जी थे वो चले गए। उसके बाद में बहुत जो चौधरी साहब थे, जो जाट थे, प्रवक्ता थे, वो चले गए। तो धीरे धीरे सारी कम्युनिटी के लोग निकलते चले गए और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में शिफ्ट होते रहे, बीजेपी में शिफ्ट होते रहे और उनकी जाति का वोट उनके साथ लगा रहा और जहाँ वो गए उनकी जाति का वोट वहाँ गया। अब बसपा के पास, जैसा बहन जी ने अभी बयान दिया कि मुझे सिर्फ मेरी जाति का ही वोट मिला है, और हकीकत तो ये है कि आने वाले 2 महीने बाद भी अगर और चुनाव हो या कोई 2.5 साल बाद फिर चुनाव होगा, उसमें जाति का वोट भी चला जाएगा। कारण यही है कि देखिए, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों से चुनाव लड़ा जाता है। एक ही जाति कभी भी किसी देश पे हुक्मरान नहीं बन सकती। बीजेपी के मोदी का डंका होता है, लेकिन मोदी अपने बलबूते पे नहीं है। मोदी तो 240 पे ही सिमट के रह गया, उसे भी नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है। बहन जी को अगर लगे कि मेरी जाति के वोटर मुसलमान मिल जाएंगे, मुसलमान ने आपको वोट दिया कब? जब भी चुनाव कैंडिडेट खड़े किए थे। कैंडिडेट के खड़े करने से क्या है? क्या कैंडिडेटों ने ये दावा किया था कि मैं अपनी मुसलमानों का वोट लेके आऊंगा? उनसे एग्रीमेंट कराया था? नहीं कराया था। तो वोट पैसे लेके टिकट लेना, आप कहीं चले जाओ। प्रभारी जो थे उनको दिया गया था भी टिकट लें। प्रभारी तो पैसे जिसको ज़्यादा मिल जाता है उसी कहते हैं ये बहुत अच्छा है जी, टिकट दे दो इसको। क्यों? 1 करोड़ ऊपर देता है, 50 लाख वो प्रभारियों को उनको देता है, तो प्रभारी वाह 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 कर देते हैं, बहुत अच्छा है जी, इसी को टिकट तो मिल जाता है। तो कहने का मतलब पैसे के बल पे वोट दी गई, ये सीट दी गई थी। मैं नहीं कह रहा कि पैसे, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जिन लोगों का चेहरा नहीं, जो लोग राजनीति में नहीं, उन्हें आप लेके आ रहे हो, कैसे करोगे? एक रुझान तो होता है जब किसी चीज़ को पहले 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किए जाते थे, वहाँ की जनता से वो रूबरू हो जाता था कि ये हमारा प्रत्याशी रहेगा। वो घर घर जाता था, अपने आप को स्थापित करता था कि मैं यहाँ से आपका नेता हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ से उतारा है। लोग उन पर विश्वास जताते थे, उन्हें वोट देते थे। तो बहन जी को क्या करना चाहिए? बहन जी की पार्टी है तो बहन जी बताएंगे क्या करना चाहिए। मैं तो छोटा सा वोटर सपोर्टर हूँ, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो एक बहुजन समाज पार्टी को संभालने के लिए कुछ तो ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे जो है इस समाज में जागरूकता है। समाज नियम बनाएगा बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज नियम बनाएगा, बहन जी को बताएगा, बहन जी इम्प्लीमेंट करेंगी, बताएंगी क्या होगा क्या नहीं है। मैं इस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो एक छोटा सा बहुजन समाज का वोटर सपोर्टर हूँ। तो साथियों, जैसा कि आपने हमारे बहुजन कवि उनकी बातों को सुना और 2024 के जो परिणाम आए उसकी समीक्षा के बारे में बात की,
आपकी क्या राय है हमारे चैनल पर ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय भीम, नमोदय।